इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सबसे पहले IR स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे लास्ट जो हम लोगों ने लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला था और उसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया था। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि इसका IR स्पेक्ट्रा। जब हम लोग IR स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, इधर हम लोगों ने देखना है मेटल और कार्बोनाइल्स का, मतलब मेटल का बॉन्ड बना होगा इस तरह से कार्बोनाइल कार्बन के साथ, कार्बोनाइल का जो कार्बन होता है उसके साथ, और इसका आगे बॉन्ड बना होगा इस तरह से ऑक्सीजन के साथ। अब ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और इसके साथ साथ ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब अगर इस जगह पे हमारे पास बैक बॉन्डिंग होगी तो उस वक्त हमारे पास ये वाला बॉन्ड इस तरह से डबल बॉन्ड हो सकता है। इसी तरह से ये हमारे पास टर्मिनल कार्बोनाइल है कि ये वाला जो कार्बोनाइल होगा टर्मिनल पे लगा होगा सिर्फ़ और सिर्फ एक मेटल के साथ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये वाले जो कार्बोनाइल्स होते हैं वो दो मेटल के दरमियान में आ जाते हैं, जिसका हम लोग ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स का नाम देते हैं। उस वक्त इनकी कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि दो मेटल्स के साथ सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं और कार्बन का और ऑक्सीजन का आपस में डबल बॉन्ड होता है। इस तरह से इधर भी एक मेटल होगी और इधर भी एक मेटल होगी। इस तरह से ये हमारे पास आ जाते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इस सूरत में ये वाला जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का हमेशा डबल बॉन्ड होता है, इस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। ट्रिपल बॉन्ड किस सूरत में हो सकता है? अगर सिर्फ़ और सिर्फ मेटल का और कार्बोनाइल का ये वाला जो ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे अगर एक्ट करेंगे उस वक्त ये वाला ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और जब हम लोग बात करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, उस वक्त हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में अगर सिंगल बॉन्ड होता है उस वक्त उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज होती है 1100 से लेके 1300 तक। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है उस वक्त उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 1650 से लेके 1850 के दरमियान तक। लेकिन अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड हो किसी जगह पे, उस वक्त इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 2100 से लेके 2300 तक। मतलब ये हमारे पास है डिफरेंट रेंजेस हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। अगर सिंगल बॉन्ड है उस वक्त रेंज ए वाली हमारे पास होगी, अगर डबल बॉन्ड है तो रेंज हमारे पास होती है 1650 से लेके 1850 तक। अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है उस वक्त रेंज हमारे पास होती है 2100 से लेके 2300 तक। अब हमारे पास अभी हमने देखा है कि कार्बोनाइल जो होते हैं वो दो तरह एक्ट कर सकते हैं। यहाँ तो हमारे पास वो इस तरह से टर्मिनल भी हो सकते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल मेटल कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस, या फिर इस तरह से ये ब्रिजिंग के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ये टर्मिनल के तौर पे एक्ट करते हैं उस वक्त इसका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और अगर यहाँ पे बैक डोनेशन होगी तो वहाँ पे ये वाला बॉन्ड किस सूरत में होगा? हमारे पास डबल बॉन्ड में होगा। सबसे पहले हमारे पास है कि अगर हमारे पास टर्मिनल हो उस वक्त जो कार्बोनाइल्स होते हैं उनकी रेंज हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की कितनी होती है? 1850 से लेके 2150 तक। क्योंकि अगर तो वो इस फॉर्म में है, इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ बनाया बैक डोनेशन, मतलब हमारे पास मेटल और कार्बोनाइल के हम लोगों ने दो वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे हैं। एक हमारे पास ये वाला था, दूसरा हमारे पास ये वाला था। अब अगर तो आप लोगों ने इस स्टेज पे आके उसको वहाँ पे फाइंड आउट किया उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अभी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, उस वक्त उसकी रेंज आ जाएगी इस एरिया में, मतलब उसकी वैल्यू हमारे पास 2100 इसके आसपास इस रेंज में आएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इस रेंज में फाइंड किया तो उस वक्त हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास किस रेंज में आएगा? 1850 की रेंज में। अब हमारे पास ये दोनों जो होते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और मेटल और कार्बोनाइल्स अगर टर्मिनल होते हैं उस वक्त वो इस फॉर्म में भी हो सकता है और उस वक्त वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और उसका वहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है। इसलिए उसकी रेंज आती है 1850 से लेके 2150 तक। अगर हमारे पास ब्रिजिंग के तौर पे एक्ट करते हैं उस वक्त उसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है? 1750 से लेके 1850 तक। 1850 से रेंज उस वक्त उसके ऊपर नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा? इस तरह से डबल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड की रेंज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? 1650 से 1850 की रेंज में। अगर ये हमारे पास ब्रिजिंग के तौर पे एक्ट करेगा तो उस वक्त रेंज हमारे पास कितनी आएगी? 1750 से लेके 1850 तक। अब ये वाली वैल्यूज़ हमें उस वक्त काम देती हैं जब हम लोगों ने देखना होता है कि हमारे पास जो कार्बोनाइल हैं किसी भी कम्प्लेक्स में वो ब्रिजिंग के तौर पे एक्ट करते हैं या फिर टर्मिनल के तौर पे। उसका आसान तरीका है कि आप लोग उसका IR स्पेक्ट्रा ले लें और वहाँ पे उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नोट करें। अगर तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आ रही है
तो इसका मतलब उस कम्प्लेक्स में जो कार्बोनाइल होगा वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, टर्मिनल के तौर पे एक्ट करेगा। लेकिन अगर उसकी रेंज आ जाती है इस रेंज में 1750 और 1850 के दरमियान रेंज आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनाइल है वो किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स के मेटल कार्बोनाइल्स को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास है डायरेक्ट सिंथेसिस, कि आप लोग उस मेटल का कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवा के वहाँ से मेटल कार्बोनाइल बना सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे निकल के और आयरन के 2 कम्प्लेक्सेस की एग्जांपल लिखी हुई है कि हम लोगों ने डायरेक्ट उन दोनों को मिक्स किया कि मेटल्स को और कार्बोनाइल को, कार्बन मोनोऑक्साइड को आप लोग डायरेक्ट मिक्स करें और उनके रिएक्शन से हमारे पास वहाँ पे जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं वो बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास मेथड है रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन का, कि आप लोग कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पे इस्तेमाल करके और यहाँ पे उस मेटल का कोई और कंपाउंड होगा उसकी आप रिडक्शन करके आप वहाँ से मेटल कार्बोनाइल बना सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड है, इस जगह पे जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। जब उसने इधर उसके साथ कम्प्लेक्स बना लिए कार्बोनाइल के साथ, अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 हो चुकी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो चुकी है और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ नोन एज रिडक्शन। मतलब यहाँ पे इस मेटल की रिडक्शन होती है। उसके लिए हम लोग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन का। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। और इसके लिए हम लोगों ने रिडक्शन के लिए यहाँ पे कोई भी मेटल इस्तेमाल किए, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट मेटल्स या फिर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और ये वाला मेथड आम तौर पे हमारे पास बाईन्यूक्लियर या फिर पॉलीन्यूक्लियर कम्प्लेक्सेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियर है और जब इसको आप लोग लाइट से रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से एक कार्बोनाइल वहाँ से लीव करते हैं और हमारे पास वहाँ पे बाईन्यूक्लियर कम्प्लेक्स उसका बनता है। आम तौर पे जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियर कम्प्लेक्सेस बनाने होते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि आप लोग यहाँ से उस मेटल के साथ जो दूसरा कोई भी काउंटर आयन है इसको आप लोग कार्बोनाइल के साथ रिप्लेस करके इसको डायरेक्ट उसके साथ चेंज कर सकते हैं और इस तरह से हमारे पास वहाँ पे मेटल कार्बोनाइल्स बनते हैं। अब इधर भी हम लोगों ने ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन हमारे पास सेम नज़र आ रहे हैं। इसमें हम लोग कोई किसी किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट स्पेशल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट उनकी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं दोनों को। यहाँ पे इस क्लोराइड के साथ इसको आप लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं, जिस वजह से हम इसे नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। तो इस लेक्चर में हमारे पास ये 2 टॉपिक हम लोगों ने देखे हैं कि एक तो IR स्पेक्ट्रा कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस का आप किस तरह से देख सकते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये 4 मेथड्स हैं मेटल कार्बोनाइल बनाने के।